नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज़ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। एंड ऑल दो चैप्टर काफ़ी इजी है, सबसे ऐसे क्या बोला जाए तो जनरली स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में डाउट नहीं होता है ना, और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। बट ये है कि थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, ऐसा ना हो एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल दी पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट सारे मैं कवर कर दूंगा। देखो, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट होता है विद द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज फिजिक्स, है ना, वो सारी चीज़ें तो आपको खैर पता ही है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग डील करने वाले हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज हम बोलेंगे कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड precisely accurately is a physical quantity, like force हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया। तो ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं। देन आता है भाई कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो इनको मेजर करना ज़रूरी है। और जहाँ तक मेजरमेंट की बात आती है, नीड फॉर मेजरमेंट, तो नीड फॉर मेजरमेंट में सबसे पहले आता है कि भाई हम कोई भी क्वांटिटी अगर मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें मेजर करने के लिए चाहिए है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है यूनिट्स, ठीक है ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपने प्रॉपर यूनिट्स में ही मेजर की जाएगी। यूनिट क्या होता है? यूनिट बेसिकली एक स्टैंडर्ड है ना। जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो किसी भी चीज़ की काउंटिंग एक यूनिट में की जा रही है, यानी कि 1, देन 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया। तो दिस सिमिलरली जैसे हमने डिफाइन किया कि भाई दिस इज 1 सेंटीमीटर, है ना, कोई पर्टिकुलर लेंथ को हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हमें स्केल हमारा हेल्प करता है। स्केल में और कुछ नहीं है, स्केल में यूनिट्स बनी हुई हैं। तो यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यूनिट जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि भाई यूनिट क्या ली जाए, सेंटीमीटर, मीटर, तो क्या है कि पहले अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग बहुत दूर दूर थे, आपस में कम्युनिकेशन नहीं था, तो सभी ने अपने अपने हिसाब से यूनिट्स डिफाइन की। लेकिन फाइनली अब हम लोग ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ चुके हैं जहाँ पे पूरे ओवरऑल, ऐसे बोलना चाहिए, वर्ल्ड में यूनिफॉर्म यूनिट्स फॉलो होती हैं। और कोई भी यूनिट्स जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो उन यूनिट्स में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि जो यूनिट्स होनी चाहिए दे शुड बी वेल डिफाइंड। कहने का मतलब है कि उनका डेफिनीशन मौसम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो वैल्यू चेंज हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट इज दे शुड बी ईजिली अवेलेबल। ईजिली अवेलेबल, तो देखो ईजिली अवेलेबल से मतलब ये है कि ईजिली अवेलेबल, और इसी में हम लोग जोड़ देते हैं ईजिली, ईजिली रिप्रोड्यूसिबल। मतलब अगर हम यूनिट को ईजिली अवेलेबल बनाएंगे, ठीक है ना, यूनिट्स को हम ईजिली अवेलेबल बनाएंगे, ईजिली रिप्रोड्यूसिबल बनाएंगे, तो क्या होगा कि वर्ल्ड में सभी के पास वो यूनिट अवेलेबल होगी। और जब सभी लोग फॉलो करेंगे तो उसकी पॉपुलैरिटी, उसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। एंड जैसे पहला टाइम पॉइंट बोला मैंने, वेल डिफाइंड, और इसी में और एक चीज़ जोड़ सकते हैं कि यूनिट्स जो है वो इनवेरिएबल होनी चाहिए। इनवेरिएबल, है ना। जैसे पहले लेंथ को लोग अपने हाथ से मेजर कर लेते थे, मतलब जो पंजे का साइज है, बट वो एक वेरिएबल हो गया क्योंकि हर किसी का ये पंजे का साइज अलग अलग होगा। तो वी कैन नॉट टेक इट एज अ यूनिट। तो यूनिट शुड बी इनवेरिएबल। एंड फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि भाई दे शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल, क्योंकि अगर किसी को भी इशू है, वो फॉलो नहीं होगी, तो फिर वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आया कि भाई जब हमने कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन किए, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो हो रहे थे, तो कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो पॉपुलर ज़्यादा हुए, ठीक है ना। तो जो हमें आज भी देखने को मिलते हैं उनमें से ही हमने एक सिस्टम है जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे एक सिस्टम पॉपुलर सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, ठीक है। फिर एक ब्रिटिश में फॉलो हो रहा था एफपीएस सिस्टम। सीजीएस मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस हो गया ब्रिटिश सिस्टम है फुट पाउंड एंड सेकंड।
एंड थर्ड सिस्टम वाज एमकेएस, जो यूएसए वगैरह में फॉलो हो रहा था, एमकेएस सिस्टम। तो फाइनली हम लोगों ने क्या किया कि एमकेएस सिस्टम को लेते हुए हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। और सारे के सारे यूनिट्स एसआई सिस्टम वाले ही अब वर्ल्ड वाइड फॉलो हो रहे हैं, ठीक है ना। सारे के सारे जो वर्ल्ड वाइड फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोअर्स हैं, वो सारे के सारे एसआई सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब हमें ये समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत है, यूनिट्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, और डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिसमें हमने फाइनली एक सिस्टम को सिलेक्ट किया जिसको हम लोग बोल रहे हैं एसआई सिस्टम। ठीक। अब देखो क्या बात आई, अगर हम देखा जाए तो हमारे पूरे फिजिक्स में अगर बोला जाए कि मोर देन 100 फिजिकल क्वांटिटीज है, मोर देन 100 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो अब अगर हम हर क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट देने लगे, आप इमेजिन करो हर क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट देने लगे, तो हर यूनिट का एक डेफिनीशन होगा, उसका मेजरमेंट होगा, उसका अलग स्केल होगा। तो कहने का मतलब है कि इट इज गोइंग टू बी वेरी टीडियस जॉब टू रिमेंबर ऑल दी 100 फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या दिमाग लगाया गया, बोला गया कि भाई देखो सारे के सारे 100 फिजिकल क्वांटिटीज को हमें अलग अलग यूनिट देने की जरूरत नहीं है। कैसे? बोला गया कि भाई देखो अगर हमने लेंथ को हमने मीटर यूनिट दे दिया है, ठीक है, तो हमें एरिया को अलग से कोई यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है। तो एरिया हमारा बन जाएगा मीटर स्क्वायर, या हमको वॉल्यूम को अलग से यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम बन जाएगा मीटर क्यूब। तो इस तरह से क्या किया गया, ढूंढा गया ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल बोलेंगे, और बाकी सारी क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। तो देखा गया कि मिनिमम सेट कितना हो सकता है, मिनिमम। तो मिनिमम सेट को बोला गया फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, या इनको नाम दिया गया बेस यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स। और बाकी सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज थे उनको उन्होंने फंडामेंटल के टर्म्स में ही कैलकुलेट किया, ठीक है ना। तो एक हो गए फंडामेंटल। फंडामेंटल में कौन कौन से यूनिट्स लिए गए, तो फंडामेंटल में हमारे पास 7 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट्स में उनके नाम क्या है, ठीक है, उनका सिंबल क्या है, ठीक है। इनफैक्ट उनका हमको एसआई यूनिट्स तो ध्यान रखना ही रखना है, बट कई बार कन्वर्जन में क्योंकि सीजीएस यूनिट्स भी पॉपुलर है तो उनका सीजीएस यूनिट्स भी हमें ध्यान रखना है। तो जैसे सबसे पहले आया इसमें हमारे पास, सबसे पहले आया मास, ठीक है, मास को सिंबल एम दिया गया, ठीक है। एसआई यूनिट इसका है किलोग्राम, और सीजीएस यूनिट है इसका ग्राम, ठीक है, हमको मालूम है कन्वर्जन क्या है। दूसरा फंडामेंटल यूनिट दिया गया लेंथ, लेंथ को डिनोट किया गया एल से। एसआई यूनिट बना मीटर, और सीजीएस यूनिट बना सेंटीमीटर। देन थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी सेलेक्ट की गई टाइम, जिसका सिंबल दिया गया टी। एसआई यूनिट उसका दिया गया सेकंड, और इसका सीजीएस यूनिट भी सेकंड है, ठीक है। देन फोर्थ आया करंट, ठीक है, करंट को सिंबल दिया गया आई। अब क्या है, कुछ लोग आई यूज करते हैं और कुछ लोग सिंबल में ए भी यूज करते हैं। इसका एसआई यूनिट है एम्पियर, एसआई यूनिट इज एम्पियर, जिसको कैपिटल ए लिख सकते हैं। और इसका सीजीएस यूनिट भी आपको ध्यान रखना है, इसका सीजीएस यूनिट है बायट, एंड वन बायट इज इक्वल टू 10 एम्प्स, 10 एम्पियर्स, ठीक है। इसी तरह से अगला फंडामेंटल यूनिट था, क्वांटिटी थी टेम्परेचर, जिसको हमने थीटा से या फिर के से डिनोट किया। इसका एसआई यूनिट बना केल्विन, और इसका सीजीएस यूनिट है डिग्री सेल्सियस। हमको मालूम है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कैसे कन्वर्जन करेंगे। ये 5 तो हमें खैर ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। एक और है जो हमारे यूज़ में थोड़ा बहुत आएगा गैस वाले चैप्टर में, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल का सिंबल दिया गया। इसका एसआई यूनिट मोल ही है,
CGS में इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, क्योंकि बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, तब तक SI यूनिट एक्सेप्टेड हो गए थे। और एक और फंडामेंटल क्वांटिटी है कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेकिन ये कि हम लोगों के सिलेबस में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूज आता हो, बट हम इसको लिख लेते हैं। इसका सिंबल है CD एंड इसका यूनिट है कैंडला, एंड अगेन CGS यूनिट इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और इन फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में हम बाकी बचे हुए सारे यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं। तो बाकी बची हुई क्वांटिटीज को बोला गया डिराइव्ड यूनिट्स। बाकी बची हुई क्वांटिटीज को बोला गया डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है ना। मतलब जैसे अगर हमसे कहा जाए कि भाई स्पीड फॉर एग्जांपल, तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड की वैल्यू क्या होगी, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ यानी कि मीटर में, तो इसका मतलब है कि यूनिट स्पीड का क्या बन जाएगा, तो इसका यूनिट बन जाएगा सीधे सीधे मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि भाई डेंसिटी, तो डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं, डेंसिटी इज रिटन एज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का यूनिट अगर आप देखोगे तो डेंसिटी का यूनिट बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कहने का मतलब है इस तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज बची अब फिजिक्स में, वो सारी के सारी डिराइव्ड कैटेगरी में रखी गई, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो 7 ली गई, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है ना, जो जारी बची हुई सारी हो गई, और इसके अलावा 2 और डिफाइन की गई सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिनको ना तो डिराइव्ड वाली कैटेगरी में रखा गया और ना ही फंडामेंटल में। मतलब मान लीजिए कि फंडामेंटल टाइप की ही है, सिमिलर टू फंडामेंटल। एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स डिफाइन हुई, जिसमें से एक को हम लोग बोलते हैं एंगल, ठीक है। एंगल, प्लेन एंगल, एंगल को हम लोग लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, और इसका SI यूनिट डिफाइन किया गया रेडियन। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को ओमेगा दिया गया। सॉलिड एंगल का जो यूनिट डिफाइन हुआ दैट इज स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल का क्या यूज है, वो सारा हम लोग जो है शायद फ्लक्स वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है ना। फ्लक्स वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत इसका यूज आता है, तो वहां पे हम इसको देख लेंगे सॉलिड एंगल क्या है। अभी फिलहाल आप सिर्फ दिमाग में ही रख सकते हो कि जो प्लेन एंगल होता है वो एक तरह से 2 डायमेंशनल होता है, और जो सॉलिड एंगल होता है वो एक तरह से 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट्स जब सेलेक्ट किए गए तो एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, जो आपको हो सकता है किसी प्रॉब्लम में काम भी आ जाए, कि भाई वी कैन सेलेक्ट any set of we can select any set of given units as fundamental units provided their units do not depend upon each other। मतलब कहने का है कि ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स सेलेक्ट किए गए, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे ही सेलेक्ट कर लिए गए या क्या इनके पीछे पर्पस था, है ना। तो इनके पीछे पर्पस ये है कि आप ध्यान से देखो, जैसे अगर हम लोग मैकेनिक्स में बात करें, मास, लेंथ और टाइम, तो मैकेनिक्स में हमारा इन तीनों से काम चलने वाला है, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स में अगर आप देखोगे तो मास, लेंथ और टाइम अगर फंडामेंटल है, तो आप कभी भी मास को लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। या फिर अगर आप चाहो तो कि हम लेंथ को मास और टाइम में एक्सप्रेस कर लें, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो बेसिकली फंडामेंटल का मतलब ये हुआ कि इनके जो यूनिट्स हैं वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है ना।
तो क्या हम कोई और भी ले सकते थे? तो हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें कहेगा कि भाई हमने फोर्स को, वेलोसिटी को और डेंसिटी को फंडामेंटल ले लिया। तो कोई भी सेट फंडामेंटल ले सकते हैं, उसके लिए ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है कि भाई उनके यूनिट्स आपस में डिपेंड नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उस सेट को फंडामेंटल ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली आते हैं सीधे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए क्या है कि यूनिट्स को अगर जैसे लिखना है मीटर पर सेकंड, नहीं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो क्या हुआ कि क्या किया गया कि भाई एक काम करो, इसको थोड़ा सा और बेटर वे में रिप्रेजेंट किया जाए, है ना, जिससे हमारा पढ़ने में, समझने में, लिखने में थोड़ा इजी हो जाए। तो उसके लिए सीधे सीधे समझ लो कि डायमेंशंस हम लोगों ने डिफाइन किए हैं। डायमेंशंस में और कोई खास बात नहीं है। जैसे हम लोगों ने अभी स्पीड को हम लोगों ने लिखा फॉर एग्जाम्पल, तो स्पीड को हम लोगों ने लिखा डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। और स्पीड का यूनिट क्या बनेगा? तो स्पीड का यूनिट बना मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहीं पे कहें कि भाई स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का मतलब है कि उस क्वांटिटी को आप एक बड़े ब्रैकेट में बंद करो, तो इसका मतलब होगा कि दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए मीटर को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी राइट इट एज एल टी माइनस वन। तो ये जो एल टी माइनस वन आया है, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब डायमेंशंस क्या चीज होती हैं? तो हम डायमेंशंस के लिए लिख सकते हैं कि डायमेंशंस आर दी पावर्स, dimensions are the powers to which fundamental units must be raised to get dimensional formula, ठीक है, टू गेट डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब जैसे क्या हुआ, मतलब ये हुआ जैसे फॉर एग्जांपल डायमेंशंस डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड टाइम इन स्पीड आर +1 and -1 respectively, +1 and -1 respectively। मतलब अगर हम स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में हमको लेंथ के पावर में 1 करना पड़ेगा और टाइम के पावर में -1 करना पड़ेगा। तो ये जो 1 और -1 है, इनको हम लोग बोल रहे हैं डायमेंशंस, ठीक है ना। तो आई होप व्हाट इज डायमेंशन ये आपको क्लियर है। डायमेंशंस अलग चीज है, डायमेंशनल फॉर्मूला अलग चीज है। डायमेंशंस का मतलब है पावर से, ठीक है। तो देखो इसके बाद आपको एक पहला काम तो यही करना होता है कि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, आपको उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक बार निकाल के जरूर देख लेना है। क्योंकि क्या होता है, देखो एग्जाम में क्या होगा कि आपको सडनली आ जाएगा कि भाई म्यू नॉट का निकालना है या एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। तो आप उस टाइम में, उस थोड़े से टाइम में पैनिक नहीं हो, है ना। पैनिक क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई डायमेंशंस का क्वेश्चन है, तो वैसे ही प्रेशर होगा कि हमको फटाफट करना है और सही सही करना है। तो आपको एक बार सजेशन ये मैं जरूर दूंगा कि जितने भी थोड़े आड़े तिरछे वाले डायमेंशंस हैं, सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इन सबका डायमेंशंस आप एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के जरूर देख लो। और निकाल के देखने के बाद आप एक चीज इसमें याद रखो कि भाई जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर आ जाए मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे कभी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस निकालना पड़ेगा, तो हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। जैसे मैंने ध्यान कर रखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिख देता हूँ IBL, है ना। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन है
वो आ जाता है फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या लिखेंगे, फोर्स को लिखेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन, और अपॉन करंट की जगह ए, लेंथ की जगह एल। तो कहने का मतलब ये है सिंपली कि अगर हमें किसी भी ऐसी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने की ज़रूरत पड़ गई जो पॉपुलर नहीं है, जिसका हमें याद नहीं है, तो आप उसका एक ऐसा फॉर्मूला ज़रूर याद रखो कि भाई जिससे हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, नहीं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको लगेगा कि एक बार ज़रा देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाया जाए, है ना। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए आप देखोगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू बेस्ट ऑप्शन है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, है ना, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, मैं कुछ तो लिख दे रहा हूँ, अपसाइलन नॉट हो गया, म्यू नॉट हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, ठीक है, स्टीफन्स कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, जितने भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हो गया, वगैरह वगैरह, जितने भी क्वांटिटीज़ इस तरह से आएंगी उनका आप एक बार निकाल के देख लो। और अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आप सभी के पास एनसीईआरटी तो खैर होगी ज़रूर से ज़रूर। तो एनसीईआरटी में वो जो 11th वाली एनसीईआरटी है उसके लास्ट में जाओगे जहाँ पे एपेटाइसिस दिए रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूले दिए हुए हैं कि कौन से फॉर्मूले को यूज़ करके आप डायमेंशंस निकालोगे। तो आप उन फॉर्मूलों को यूज़ करके वहीं पे डायमेंशन निकालने की प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि क्या है कि डायमेंशंस चैप्टर का एप्लीकेशन आता है ना। तो एप्लीकेशन में मज़ा तब आएगा जब हमें कम से कम डायमेंशन सभी के एकदम दिमाग में रहेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे एप्लीकेशन वाले पार्ट में। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कि भाई हम लोग जो ये डायमेंशंस निकाल रहे हैं इसके इसके फायदे क्या है, ठीक है ना, एप्लीकेशंस क्या है। तो देखो एप्लीकेशंस में सबसे पहला एप्लीकेशन इसमें जो आता है, फर्स्ट एप्लीकेशन, इसको मैं नाम देता हूँ, दिस इज कॉल्ड यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। अगर हमें कभी भी यूनिट कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे डायमेंशंस हमें हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि हमको 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन्स में, ठीक है ना, 1 न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट करना है। अब हमको मालूम है कि न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट है, किसका, फोर्स का। इसी तरह से डाइन्स, डाइन्स जो है वो सीजीएस यूनिट है, ठीक है ना। तो न्यूटन से डाइन में अगर जाना है तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि भाई फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL t-2। तो हम यहाँ से 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को लिख सकते हैं 1। अब देखो m की जगह लिख देंगे किलोग्राम, l की जगह लिख देंगे मीटर, और t-2 की जगह लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर अपॉन में, ठीक। नाउ वी राइट इट एज दिस इज इक्वल टू, अब देखो 1 किलोग्राम, किलोग्राम की जगह हम लोग लिखेंगे 1000 ग्राम, ठीक है। मीटर की जगह हम लोग लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। और सेकंड की जगह हम सेकंड ही रहने देंगे। तो आप ध्यान से देखो, इसमें से 10⁵ बाहर आएगा और ये बच जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई अगर हमें पॉइस्यूली 1 पॉइस्यूली को कन्वर्ट करना है पॉइस में, ठीक है। अब पॉइस्यूली क्या होता है, पॉइस्यूली फिर से एसआई यूनिट होता है। पॉइस्यूली इज एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो कौन सा फॉर्मूला, स्टोक्स लॉ यूज कर सकते हो, F = 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है ना। और ये उसी का सीजीएस यूनिट है, तो आप इसको निकाल के देख लेना, ये 10 पॉइस के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन में फंडामेंटली हम लोग ये बोलते हैं कि जब हम लोग लिखते हैं ना कि भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने 1 की जगह 100 कर दिया है,
यानी आप देखो इसमें हमने 100 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो मीटर की जगह है वो सेंटीमीटर हुआ है। यानी इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 100 से डिवाइड हुआ है, क्योंकि नंबर और यूनिट ये दोनों मिल के मैग्नीट्यूड बनते हैं, और किसी भी क्वांटिटी का कन्वर्ट करते समय मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। एन से नंबर हो गया, यू से यूनिट हो गया, तो ये नंबर कभी भी, नंबर इनटू यूनिट का जो प्रोडक्ट है ये कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज यूनिट कन्वर्जन। देन सेकंड हम लोग बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन जैसा ही है, बट इसमें थोड़े से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यूनिट मॉडिफिकेशन। यूनिट मॉडिफिकेशन, यूनिट मॉडिफिकेशन में क्या होगा, जैसे कि एक एग्जांपल ही लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे कहेगा कि इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ आर डबल्ड। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं किसी नए वर्ल्ड की, है ना, नई दुनिया की। उस नई दुनिया में जो मास है और जो लेंथ है वो हमारे मास और लेंथ का डबल है, ठीक है। यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ आर डबल्ड, कॉमा, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम इज हाफ्ड। मतलब यूनिट ऑफ टाइम हाफ है, तो हमको बताना है देन फाइंड वैल्यू ऑफ 32 जूल्स इन द न्यू सिस्टम। मतलब उस नए सिस्टम में हमारा जो 32 जूल है वो कितना बनेगा। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में अक्सर 1 अपॉन की गलती हो जाती है। मतलब आंसर पता चला 1/x था, हम x लिख के चले आए। तो वो गलती नहीं हो उसके लिए सबसे सेफ तरीका ये है कि आप एक काम करो, आप एक तरफ लिख लो ओल्ड सिस्टम, एक तरफ लिख लो न्यू सिस्टम, ठीक। ओल्ड सिस्टम में किलोग्राम, न्यू सिस्टम में नया नाम दे दो किलोग्राम डैश। ओल्ड सिस्टम में मीटर, न्यू सिस्टम में नया नाम दे दो मीटर डैश। ओल्ड सिस्टम में सेकंड, न्यू सिस्टम में नया नाम दे दो सेकंड डैश, ठीक है। अब आपको जो रिलेशन दिया है वो देखो, कह रहा है कि जो नए सिस्टम का किलोग्राम है वो हमारे किलोग्राम का डबल है। समझना ध्यान से। तो इसका मतलब है कि जो केजी डैश है वो 2 kg के इक्वल है, मीटर डैश जो है वो 2 मीटर के इक्वल है, और सेकंड डैश जो है वो सेकंड/2 है। इतना काम कर लिया आपने। अब आ जाइए 32 जूल में। 32 जूल के लिए क्या करना है, तो 32 जूल है अगर, तो हम इसको पहले किलोग्राम मीटर और सेकंड में लिख लेते हैं। तो ये होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी ओल्ड यूनिट्स हैं, और हमें इनको कन्वर्ट करना है न्यू यूनिट्स में। तो देखना ध्यान से कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो केजी की जगह अगर हम केजी डैश लिखना चाहते हैं, तो ध्यान से देखना केजी डैश अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। इसी तरह मीटर की जगह मीटर डैश लिखना चाहते हैं तो मीटर डैश अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। सेकंड की जगह सेकंड डैश लिखना चाहते हैं तो ये 2 सेकंड डैश लिखना पड़ेगा। तो आप देखो ध्यान से क्या आ रहा है, क्या 32 के बाहर 2 की पावर 5 बाहर आ रहा है, और बाकी बच रहा है केजी डैश मीटर डैश स्क्वायर अपॉन सेकंड डैश स्क्वायर। तो 2 की पावर 5 तो आप देखो 32 ही हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा 32 जूल उनके सिस्टम में 1 जूल डैश बनेगा, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी डू यूनिट मॉडिफिकेशन, ठीक है। आई होप क्लियर है ये। इस तरह के क्वेश्चंस कई सारे लिए गए हैं प्रॉब्लम सेशन में, तो आप वहां पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज अवर सेकंड एप्लीकेशन, यूनिट मॉडिफिकेशन। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट में जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन से क्या मतलब है, तो इसमें कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। जैसे से पहला रूल इसमें ये है कि ड्यूरिंग
ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन एन इक्वेशन different terms must have same dimensions. मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मैं कहूं कि भाई 2 पेन्स प्लस 3 पेंसिल इक्वल टू व्हाट, मतलब 2 पेन प्लस 3 पेंसिल्स इक्वल टू व्हाट। तो आप कहोगे सर 2 पेन में 3 पेंसिल कैसे ऐड होंगी, भाई पेन में पेन ऐड होगा, पेंसिल में पेंसिल ऐड होगी। तो बस बिल्कुल ऐसे ही लॉजिकली हमारा फिजिक्स भी है कि जब हम मीटर में ऐड करेंगे तो मीटर में किलोग्राम कभी ऐड नहीं करेंगे, मीटर में हमेशा मीटर ऐड करेंगे, किलोग्राम में हमेशा किलोग्राम ऐड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि S का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए ut के डायमेंशनल फॉर्मूले से, और ut का डायमेंशनल फॉर्मूला मैच होना चाहिए हाफ AT स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूले से। मतलब ये तीनों टर्म्स के डायमेंशंस एग्जैक्टली सेम आने चाहिए। तो अगर आप देखो S का डायमेंशनल फॉर्मूला L बनेगा, क्यों भाई, और ut का देखेंगे तो u हो जाएगा LT-1 और t हो जाएगा t। तो आप देखोगे तो ये भी l के बराबर बनेगा। इसी तरह से हाफ AT स्क्वायर में हाफ तो हटा दो, a की जगह आएगा LT-2, t स्क्वायर की जगह t स्क्वायर। तो आप देखोगे ये भी l बनेगा। तो आप चेक कर सकते हो किसी भी इक्वेशन के लिए जो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो उस वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। Second point is the argument of, अब कुछ फंक्शंस हैं, कौन से फंक्शंस हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, the argument of trigonometric, then exponential, then पावर फंक्शंस हो गए, है ना, एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शंस या फिर log functions must be dimensionless. Also these are mathematical functions. Hence their values are also dimensionless. क्या मतलब हुआ इस चीज का, इस चीज का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हमने कहीं पे लिखा हुआ है कि भाई x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, लिखा है इस तरह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन के अंदर अगर कुछ है तो साइन के अंदर होना चाहिए सिर्फ एंगल, और एंगल का अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो एंगल का डायमेंशन अगर आप चेक करो तो आर्क अपॉन रेडियस करोगे तो आर्क भी एल होगा, रेडियस भी एल होगा, तो एक तरह से ये एल की पावर 0 आएगा। तो एल की पावर 0 लिखिए इसको या इसको 1 लिखिए, अल्टीमेटली इट मस्ट बी डायमेंशनलेस। यानी साइन कॉस के अंदर, साइन कॉस टेन के अंदर या लॉग के अंदर कोई भी क्वांटिटी है तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, मतलब जिसके ऊपर वो फंक्शन अप्लाई हो रहा है तो वो क्वांटिटी डेफिनेटली डायमेंशनलेस होनी चाहिए, ठीक है ना, वो क्वांटिटी डेफिनेटली डायमेंशनलेस होनी चाहिए। और तो और इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है मतलब ये पूरा जो वैल्यू आएगी ना, दिस इज मैथमेटिकल फंक्शन, तो ये पूरा फंक्शन भी आपका डायमेंशनलेस होगा। साइन कॉस हो लॉग हो ये सब में कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का डायमेंशन ए के डायमेंशन से मैच होना चाहिए।
तो x का डायमेंशन वही होगा जो सामने लिखे हुए एम्पलीट्यूड का डायमेंशन है, तो दैट मीन्स x का डायमेंशन भी l है और एम्पलीट्यूड का डायमेंशन भी l है, ठीक है ना। तो इस तरह का ये सभी में लगेगा। जैसे मान लो आपने देखा होगा भाई, चार्ज इज इक्वल टू, नहीं लिखते हैं c इंटू ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, लिखते हैं ना इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये जो t बाई आर सी आ रहा है, ध्यान से देखो, ये जो t अपॉन आर सी आ रहा है, ये t अपॉन आर सी भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। यानी t अपॉन आर सी का डायमेंशन 1 होना चाहिए। कहने का मतलब डायमेंशनलेस को हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो r इंटू सी का डायमेंशन वही होगा जो टाइम का डायमेंशन है, यानी r इंटू सी का डायमेंशन t बनेगा, तभी तो इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। और q का डायमेंशन वही होगा जो c इंटू ई का डायमेंशन है, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस होगी। और यहाँ 1 लिखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 में नंबर ही सब्ट्रैक्ट होगा ना। तो ये क्वांटिटी, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड होमोजेनिटी ऑफ अ रिलेशन, होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। तो होमोजेनिटी का मतलब सीधा सीधा यही है कि जब भी क्वांटिटीज ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, डिवीजन में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। डिवीजन से क्या होता है कि नई क्वांटिटी आ जाती है। किलोग्राम में वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, मीटर क्यूब से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी मिलेगी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो हमें वर्क डन मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमारे पास नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है, लेकिन प्लस और सब माइनस करना है अगर, तो वो सेम क्वांटिटी में ही होना चाहिए। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, ठीक है। और एक एप्लीकेशन इसका और आता है, एप्लीकेशन नंबर 4, जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइविंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं जिनका एक्चुअल रिलेशन में भी हमको नहीं पता हो, है ना। एक्चुअल रिलेशन हमको नहीं पता हो। जैसे क्या जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि अ विंड जनरेटर हैज पावर आउटपुट P, पावर आउटपुट इक्वल टू P, ठीक है, एक विंड जनरेटर है। अब आप इमेजिन करो कि जो वो विंड जनरेटर है या वो जो विंड मिल है ना, इस तरह से उसके फ्लैप्स होते हैं, आपने देखा ही होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई ऐसे ही सोचो, भाई इंजीनियर बनने वाले हो, ऐसे ही सोचो कि भाई जो ये विंड जनरेटर है, इसका जो पावर आउटपुट होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, आप सोचो। तो आप किस किस बात पे डिपेंड करेगा इसका पावर आउटपुट। तो आप अपने आप कुछ चीज़ों के नाम लोगे, जैसे कि भाई इसका जो पावर आउटपुट है वो डेफिनेटली, ये जो एयर आ रही है, आप सोचो एयर ही नहीं हो, क्योंकि हो क्या रहा है कि एयर के मॉलिक्यूल इस ब्लेड से टकरा रहे हैं, ब्लेड्स के टकराने से ब्लेड्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा है और तभी ये ब्लेड्स का रोटेशन हो रहा है। तो ये डेफिनेटली जो पावर है वो डेंसिटी ऑफ एयर पे डिपेंड करेगा। अच्छा, और किस पे डिपेंड करेगा, तो आप ये बोल सकते हो सर ये ब्लेड का जो एरिया है, कितने एरिया पे वो मॉलिक्यूल्स आके टकरा रहे हैं, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसका मतलब जो पावर है वो एरिया के भी प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरी बात आप बोल सकते हो कि भाई हवा कितनी तेज चल रही है, हवा कितनी तेज चल रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो हम कहेंगे चलो वी पे भी डिपेंड कर लेते हैं। तो हमको कुछ नहीं मालूम है कि उस विंड जनरेटर के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन लॉजिकली हमने ये पता लगा लिया कि कौन कौन से ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिस पे इसका डिपेंडेंस है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या करते हैं कि P को एज्यूम कर लेते हैं रो टू द पावर x, a टू द पावर y एंड v टू द पावर z। देखना, अब अगर ये रिलेशन सही है, दोबारा लिख देता हूँ, रो टू द पावर x, a टू द पावर y एंड v टू द पावर z।
अब अगर कोई रिलेशन सही है ना, तो वो डायमेंशनली भी सही होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ के जो डायमेंशंस हैं वो डेफिनेटली इक्वल होने चाहिए। तो हम दोनों तरफ के डायमेंशंस कैसे सेम करेंगे, तो हम इसमें बोलेंगे भाई पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला मैच होना चाहिए डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला टू द पावर एक्स, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला टू द पावर वाई, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पावर जेड। ठीक, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी अपॉन टाइम करेंगे तो ये मिलेगा। डेंसिटी की जगह लिख दें ml-3 टू द पावर एक्स, एरिया की जगह लिखेंगे एल स्क्वायर पावर वाई, और वेलोसिटी की जगह LT-1 पावर जेड। तो हम इसमें क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे एम एल और टी को एक साथ कर देते हैं। तो m की पावर में तो x है सिर्फ, l की पावर में -3x है, +2y है, और +z है, और t की पावर में देखेंगे तो सिर्फ -z है। और अब आप दोनों तरफ कंपेयर करो, तो अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करोगे, जैसे m को कंपेयर करोगे m को, तो यहाँ m की पावर x है, यहाँ m की पावर 1 है, तो हमको यहाँ से मिल गया कि x की वैल्यू 1 है। इसी तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पे t की पावर -z है, यहाँ t की पावर -3 है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मतलब है कि z की वैल्यू 3 है। और तीसरी बात हम लोग l में लिख देंगे कि भाई -3x +2y +z इज इक्वल टू 2। तो x तो हमको मिल ही चुका है, z भी हमको मिल चुका है, क्यों भाई। तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमको कुछ नहीं पता था, फिर भी हमने कुछ तो निकाल ही लिया कि भाई पावर जो है वो रो और a और वी क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई है। मतलब हम ये तो बता ही सकते हैं ना कि अगर वेलोसिटी डबल होगी, मुझे नहीं मालूम कि हम कांस्टेंट नहीं क्या है, कांस्टेंट वगैरह हमको नहीं मालूम है, बट हम ये तो बोल सकते हैं ना कि अगर वेलोसिटी डबल हुई तो पावर आउटपुट इसका 8 टाइम्स हो जाएगा, है ना। एंड दिस इज वेरी क्लोज टू एक्चुअल रिजल्ट, ये भी समझिए, दिस इज वेरी क्लोज टू एक्चुअल रिजल्ट। बात समझ में आई कैसे डिफाइन करना है। हाँ, लेकिन ये है कि ये हम रिलेशन वहीं लगा सकते हैं जहाँ पे जो डिपेंडेंस है ना, वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज में है जिनके डायमेंशंस अलग अलग हैं, ठीक है ना, जिनके डायमेंशंस अलग अलग हैं। तो क्या कहाँ नहीं लगा सकते हैं, क्यों भाई कहाँ नहीं लगा सकते हैं, तो देखो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट डिराइव, कौन कौन से फंक्शंस हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, तो वी कैन नॉट डिराइव f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि m1 और m2 के डायमेंशन सेम है, डिफरेंट डायमेंशंस होने चाहिए। और ऐसे बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट डिराइव, एक फॉर्मूला हम लोग उसमें पढ़ते हैं साउंड वेव में, कि इंटेंसिटी इज हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो वी कैन नॉट डिराइव दिस फंक्शन इन मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स में जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे ना, मैकेनिक्स में हमारे पास 3 ही वेरिएबल आने वाले हैं, एम एल और टी। तो देखा जाए हमारे पास 3 इक्वेशंस ही बनेंगी, तो 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल ही सॉल्व हो सकते हैं, मतलब कि 3 पे ही डिपेंडेंस होगा तो ही निकाल पाएंगे। अगर ये 4 पे डिपेंडेंस हो गया तो इसको भी हम डिराइव नहीं कर पाएंगे, है ना। हम वो फंक्शंस भी डिराइव नहीं कर पाएंगे जिनमें प्लस माइनस आ रहा होगा, है ना, साइन कॉस आ रहा होगा। वी कैन नॉट डिराइव रिलेशंस इन्वॉल्विंग प्लस आ रहा हो, माइनस आ रहा हो बीच में, क्यों भाई, लॉग आ रहा हो, साइन कॉस आ रहा हो, है ना, ये सारे टर्म अगर उसमें आ रहे हैं तो हम उसको भी डिराइव नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती हैं। बट फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है जो हम डिराइव कर सकते हैं, तो उन्हीं के ऊपर बेसिस पे क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन आप लोग जरूर से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, है ना, नॉट
कि ऐसा नहीं है, रेगुलर क्वेश्चंस नहीं है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। Let's begin the journey, units and the light, Bhautik, Rashi, in the sight, anything you nap, in your life, physics is the logic, physics is the knife. Fundamental units, Mulikai stay, mass and length and time lead the way. South base pillars, never gonna sway. South base pillars, never gonna sway. Derived units follow, Vyutpan Ikai play. Multiply, divide, make a new array. Dimensions, Vima, keep the DNA. Powers on the top, show the mix today. Q equals nu, remember the rule. Quantity is number times the tool. Number बढ़ेगा तो unit घट जाएगी. Simple golden trick, school में काम आएगी. 1 kilo is equal to 1000 grams. 1 kilo is equal to 1000 grams. 1 kilo is equal to 1000 grams. Unit बड़ी, number छोटा in our exams. दुकान पे जाके don't forget the kilo. 5 sugar बोल के don't be a hero. Is it grams or packets? Gransers or packets, answer is 0. Unit nahi to measurement ka hai dhiro. Formula check karna, DNA ki need. Dimensionally correct, guarantee the speed. Flow chart chalte hain, look at the screen. Quantities fundamental derived in green. 7 base types keep the ride in green. 7 base types keep the ledger clean. Axiomer ka jal, trap in the G. Angle has a unit, radian you see. Arc by the radius, L by the L. Dimensionless magic under the spell. M0, L0, T0, watch out. Unit with no dimension, clear every doubt. Bike chalao, speed 'em under on the dash. 60 is the number, 60 is the flash. Cam is the unit, avoid the crash. DNA is LT, inverse, save the cash. M is mass, L is length, T is time. M is mass, L is length, T is time. Square bracket square, focus, make the climb. Make the climb. Principle of Hanati, remember the rule. Add same dimensions, stay in the school. Force ka formula, F equals ma. MLT minus 2, finish the day. Ready for the peep wikes? Homogeneity is waiting. Let's go.